एवरीवन, आज हम लोग इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह टॉपिक, इसका उपयोग हम लोग अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे अलग अलग विषयों का यहाँ से जन्म होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि इतिहास और इतिहास के बाद संविधान, तो कहीं ना कहीं इतिहास संविधान की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। अगर मैं कहूँ इतिहास और फिर अन्य देशों के साथ संबंध, तो इस लिहाज से भी ये आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ने से एक तो हमें वर्तमान में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका एक जुड़ाव पता चलता है, और एक दूसरा पक्ष ये है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगर इतिहास से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 10 से 12 प्रश्न, अगर इतिहास से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 10 से 12 प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पूरे खंड को करने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से इसे अलग अलग विभाजित करेंगे। आधुनिक भारत की शुरुआत होगी मुगल साम्राज्य के पतन से, और उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। हालांकि मुगल साम्राज्य का पतन वास्तव में औरंगजेब के देहांत के बाद होता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का देहांत हुआ है, और उसके बाद के जितने भी मुगल शासक हुए, जिन्हें हम परवर्ती मुगल शासक कहते हैं, वो बहुत ही कमजोर हुए। उसके बाद से यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ऐसे सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आता है, और उसके पीछे पीछे अंग्रेज, डच, पुर्तगीज, ये सारे, पुर्तगीज तो सबसे पहले पुर्तगाल का ही था, तो उस समय आता जरूर है, लेकिन भारत में इसके व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा फैलाव नहीं होता है। और ये यूरोपीय कंपनी उस समय तक या तो इंतजार करती है या तो आप कह सकते हैं मजबूत स्थिति में नहीं रहती है। लेकिन 1707 के बाद ये धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और तीसरा टॉपिक है नवीन स्वायत्त राज्य। जब भी कोई पावरफुल शासक कमजोर हो रहा होता है तब उसके साथ ही जुड़े हुए लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मुगल साम्राज्य, जिसका फैलाव अभी वर्तमान के पाकिस्तान, भारत का बहुत सारा हिस्सा, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से के पहले तक कह सकते हैं, इन सभी जगहों पर मुगल शासक मजबूती से रह रहे थे। लेकिन इनके साथ में जो रहने वाले थे अपने आप को धीरे धीरे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना शुरू करते हैं। जैसे बंगाल का हो गया या फिर अवध का नवाब हो गए, ये सारे लोग अपने आप को एक नए राज्य के रूप में विकसित करना शुरू करते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हम यह जानना चाहेंगे कि समाज में हो रहे परिवर्तनों को उस समय किस प्रकार से लोग लेता है और किस प्रकार से यहाँ पर एक विरोध की भावना भी जगती है। जैसे यहाँ पर हम लोग राजा राम मोहन राय का नाम देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम देखेंगे, दयानंद सरस्वती का नाम देखेंगे। इन लोगों के द्वारा क्या सामाजिक परिवर्तन किए गए थे। कुछ काम अंग्रेजों के द्वारा ऐसे थे जो सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और समाज के आधुनिकता के हिसाब से स्वीकार्य थे। जैसे सती प्रथा का अंत होना। सती प्रथा किसी जमाने में बहुत स्वीकार्य था समाज में, और ये
कभी भी अच्छा नहीं था। कब आया, क्यों आया, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन यह था। सती प्रथा के बारे में बहुत सारे लिखने वालों ने लिखा कि कम उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती थी बड़े उम्र के लड़कों से या बड़े उम्र के व्यक्ति से, और उसके बाद उनके देहांत के बाद लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था उनके साथ, और वह शोर बहुत ज्यादा ना जाए इसके लिए ढोल नगाड़े इत्यादि बजाए जाते थे। ये एक अमानवीय पक्ष था, लेकिन होता था। इसे कानूनी रूप से जब तक खत्म नहीं किया जाता था तब तक समाज में इसके खिलाफ लोग जा नहीं सकते थे। राजा राम मोहन राय ने इसे कैसे खत्म किया इसके बारे में हम लोग देखेंगे। धार्मिक सुधार में धर्म को लेके लोगों में एक आडंबर की भावना थी, उसे खत्म करना, बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ पर हुआ। उसके बाद एक टॉपिक है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के पीछे क्या कारण थे, 1857 के क्रांति में कौन कौन से लोग भाग ले रहे थे, किन किन जगहों पे कौन कौन से लोगों ने सक्रियता दिखाई, और इसके दीर्घकालीन परिणाम क्या हुए और अल्पकालीन परिणाम क्या हुए। दीर्घकालीन का तात्पर्य होता है कि इसका रिजल्ट दूर रूप से क्या निकला, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अब तक शासन कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के क्रांति के बाद खत्म हो जाती है और ब्रिटिश क्राउन सीधे प्रत्यक्ष रूप से भारत के शासन व्यवस्था को संभालना शुरू कर देता है। अगला है राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण। 1857 की क्रांति के बाद लोगों में एक चेतना जग जाती है। वीडी सावरकर ने तो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन करार दिया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण में 1885 वह वर्ष है जिसमें आईएनसी की स्थापना होती है। भारत की तरफ से जो बुद्धिजीवी लोग थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम, इन सबों ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की, और कांग्रेस 1885 से लेकर 1905 के बीच में क्या करता है, इसे हम लोग राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण कहते हैं। और फिर उसके बाद 1905 से 1919 और फिर 1919 से 1947 देश की आजादी तक, ये पूरे घटनाक्रम से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मुगल साम्राज्य का पतन टॉपिक है, इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद यानी कि कौन कौन से शासक हुए, उन शासक के समय में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ, और दूसरा टॉपिक जैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, ये प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से है। तो सबसे पहले भारत में कौन से यूरोपीय व्यापारी यहाँ पर आए, उसके साथ कौन कौन से आए, उन लोगों ने किस क्षेत्र में व्यापार करना शुरू किया, किस शासक के समय में उन्हें व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ, कौन से ऐसे शासक थे जो उन्हें किसी खास क्षेत्र में ही सीमित कर दिया। दो व्यापारी ग्रुप जैसे पुर्तगीज और डच, या फिर अंग्रेज और डच, अंग्रेज या पुर्तगीज, क्या उनके बीच क्या कोई प्रतिस्पर्धा थी, अगर थी तो वो किस प्रकार की थी। नवीन स्वायत्त राज्य का यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, मुगलों के पतन के बाद अलग अलग जगह पर बहुत सारे शासक हुए, उन सभी शासकों का क्या प्रभाव हुआ। जैसे बंगाल में 1757 में एक लड़ाई लड़ी गई जो बहुत महत्वपूर्ण थी, पलासी की लड़ाई। बंगाल में ही क्यों लड़ी गई, उसके बाद 1757 के बाद बक्सर में लड़ाई हुआ, 1764 इलाहाबाद की संधि हुई। ये सारे तथ्य जो हैं एक एक करके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरा है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन व्यक्ति रहा, किस किस प्रकार से किया गया, जैसे सती प्रथा का अंत होना, विधवा विवाह का शुरू होना, दयानंद सरस्वती का कहना वेदों की ओर लौटो, या फिर गीता पर बहुत सारी चीजों का लिखा जाना, हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों ने इस पे लिखा, लोगों में एक चेतना जगाई। आप लोग अगर 12वीं कक्षा में पढ़े होंगे तो एक किताब थी अंग्रेजी की जिसमें महात्मा गांधी का एक पाठ पढ़ना था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये क्यों बताया गया था, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि वो कौन थे। लोगों में चेतना जगाना था कि आप गुलाम होने के लिए नहीं जन्मे हैं, जबकि आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं और आपके बहुत सारे अधिकार हैं। इस तरीके से सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण शुरू हुआ। 1857 की क्रांति, ये पश्चिमी दृष्टिकोण से, भारतीय दृष्टिकोण से एक सामान्य रूप से हम इसे किस प्रकार से लें,
जहाँ पे हम यहाँ पर झांसी की रानी से मुलाकात करेंगे, बिहार में वीर कुंवर सिंह से मुलाकात करेंगे, कानपुर से तात्या टोपे, बहुत सारे लोग हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इन सभी लोगों ने एक साथ प्रयास किया या नहीं किया। और यहीं पे फाइनली एक और नाम बहादुर शाह जफर, जिनको अंग्रेजों ने पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें रंगून निष्कासित करते हैं, और सबसे उसके बाद 6, 7, 8 कांग्रेस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी बीच में एक बहुत बड़ा सितारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आता है, महात्मा गांधी, जो 1893 में भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में लौटे थे। तो इस प्रकार से यह टॉपिक हमारी समझ भारत के स्वतंत्रता तक बनाती है।